बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास। अब तक टेलीविज़न की ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात खुशियाँ अब तक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। ईद के दिन के भी अपने ही खूबसूरत अंदाज होते हैं। मतलब ईद के दिन जब तक हम रिश्तेदारों से नहीं मिलते, हमारा जो दिन है वो नामुकम्मल सा रहता है। हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती, अधूरी सी रहती है। और रिश्तेदार, ऐसा नहीं कि आप पूरा साल रिश्तेदारों से नहीं मिले हैं और ईद के दिन मिल रहे हैं, या आप, ये ऐसी एक कमी है कि आप रिश्तेदारों के बीच में भी रहते हैं ना, तो जब तक रिश्तेदारों के पास आप नहीं जाते हैं या वो आपके पास नहीं आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ईद मुकम्मल ही नहीं हुई। हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत सा एक ट्रेडिशन है कि जो छोटे होते हैं वो बड़ों के पास जाते हैं, बड़ों के घर जाते हैं, और जिनके बड़े इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनका साया हमेशा उनके सर पर सलामत रखे। जो इस दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, उनकी कब्रों पे जाके उनसे सबसे पहले जाके हाज़िरी देते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। तो ये ईद जो है ये मिलने जुलने का नाम है, और सबसे ज़्यादा जो इसका मज़ा है वो अपने रिश्तेदारों के साथ है, फैमिलीज़ के साथ है। मैं आपको ये बताऊं कि अब तक टेलीविज़न जिससे मेरा और आपका गुज़श्ता कई सालों से ताल्लुक़ है, आप भी हमारी फैमिली हैं और आपके बग़ैर भी हमारी ईद अधूरी होती है। मगर एक अब तक की अपनी भी फैमिली है, जिसमें मेरे एक प्रोड्यूसर हैं जिनसे रोज़ाना 2 घंटे मेरी ये इस कान से उनकी आवाज़ आ रही होती है, और वो एक ताल्लुक़ है मेरा। मैं उस ताल्लुक़ को महसूस करता हूँ बाकायदा कि ये एक फैमिली मेम्बर। फिर जिस तरह मेकअप आर्टिस्ट हैं, और वो हमारे हमीद साहब हैं जो सफाई करते हैं यहाँ की, हमज़ा है जो वार्डरोब वाले, मतलब एक एक शख्स जो है, हमारे कैमरामैन हजरात जिनको आप नहीं देखते मगर मैं इनको रोज़ाना देखता हूँ, ये कैमरा के साथ होते हैं और इनकी मुस्कुराहट ये मेरा फर्स्ट फीडबैक होते हैं कि आज शो में सब कुछ कैसा हो रहा है। तो इस सारी फैमिली की तरफ से भी, इन मेरे अब तक के जो रिश्तेदार हैं इनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं ये भी हमारे किसी रिश्तेदार से कम नहीं है। ये पूरा साल इनसे मुलाकात हो ना हो, ईद के दिन इनसे ज़रूर मुलाकात होती है। तो वैसे जो पहले मेहमान जिनका मैं तारुफ़ करवाने लगा हूँ, ये हमारी अब तक फैमिली का भी हिस्सा है, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होती है जब ये मेरे पास शो में जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। एक ऐसे नामवर फ़नकार हैं जो बहसियत फ़नकार पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लोगों के दिल जीत चुके हैं अपने फ़न से, और उसके साथ साथ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कहे बखेरते रहते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लालू खेत। वालेकुम ईद मुबारक। बल्कि लालू खेत क्या, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। वाह अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। वाह वाह। तो पूरे पाकिस्तान की जानिब से और लालू खेत की जानिब से मैं आपको खैर मुबारक कहता हूँ। बुनियाद नहीं खोनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पे बात करूँगा आज होनी चाहिए बात। अच्छा, मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, ये एक एंकर पर्सन है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मेहमानों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आती हैं, और हमारे प्रोग्राम में भी न्यूज़ कैफ़े में कई दफ़ा जो है तशरीफ़ ला चुकी हैं। आज भी इनसे ईद के हवाले से हम ज़रा ईद की जो यादें हैं वो ताज़ा करेंगे। मेरे साथ हैं निदा अमीन विरानी साहिब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप निदा? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़हीम, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल हैं आप, बस ये बताएं। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे तो आप दोनों ही अच्छे भी लग रहे हैं, लंबे भी लग रहे हैं। हाँ, लंबे तो हम हैं ही। तो आपके कपड़ों को क्या खराबी हुई? आप भी अच्छे खासे लग रहे हैं। मैं तो अपनी तारीफ क्या करूँ, भाई तारीफ सुनने के लिए उन्होंने ये जुमला कहा है। सलीम भाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, हमेशा की तरह। बस बात यह है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए तो अच्छा लगता है। वाह वाह, ये बात है। मत देख किसी भी चेहरे को हिकारत की नज़र से, हर चेहरा किसी ना किसी का तो महबूब होता है। वाह 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 वाह, क्या बात। तो निदा, ईद का दिन जो है वो
मतलब जितनी भी खवातीन हैं उनके लिए तो बड़ा बिजी डे होता है जी, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने पहले घरेलू सारे मामलात संभालने होते हैं और वो पता नहीं खाना पकाना सफाइयाँ वगैरह सारा करने के बाद बच्चों को तैयार करवाना और फिर जाके कहीं अपनी बारी आती है जी। और उस मेकअप के साथ किचन में जाना पड़ जाए तो बहुत ज्यादती हो जाती है खवातीन के ज्यादती हो साथ। जाती है, कितना बेड़ा गर्क हो जाता होगा ना। आप ये यार, सोचे वैसे क्या सवाल हाल लगा होता था होगा किसी उसके बाद। बच्चों वाली से पूछना चाहिए आपको। नहीं तो मैं भी बच्चे वाली हूँ, बच्चे लेकिन वाली हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट इन माय केस, बट मेजॉरिटी पाकिस्तानी विमेन आर लाइक दैट। ये इस तरह से उनकी सुबह शुरुआत होती है, ईद की वो नमाज पढ़ती हैं, फिर उसके बाद वो कुछ मीठा बनाती हैं, फिर लंच टाइम होता है, फिर मेहमान आ जाते हैं और ये सारा सिलसिला चल रहा होता है और ख़ुद की तैयारी तो रह ही जाती है, वो बच्चों और मियाँ को ही पूरा करने में लग जाती है। हाँ, पाकिस्तानी ख़वातीन की तो ईद ऐसे ही होती है। बिल्कुल सही। ईद वाले दिन भी जून चल रहा होता है। हाँ ना। सलीम भाई, लालू खेत की ईद के हवाले से बताएं कुछ थोड़ा, क्योंकि देखिए लालू खेत एक ऐसी जगह है जिसने इतने बड़े बड़े और अजीम फनकार जो हैं वो पाकिस्तान को दिए, बल्कि जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में की है ना। तो मैं बॉल जो है आपकी कोर्ट में रखता हूँ। मेरे लिए ऑनर की बात है कि लियाकताबाद में भी कुछ अरसा रहा, लेकिन जहाँ तक अजीम लोगों की बात की, बेशुमार अजीम लोग, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद है और बेशुमार लोग हैं, इतने शायर अदीब, ये सब लियाकताबाद से निकले। लेकिन लियाकताबाद का एक कल्चर है। अब आप जो इंट्रो में बात कह रहे थे कि पाकिस्तान में हम लोग जब ईद मिलते हैं तो हमारे यहाँ जो रौनक होती है ईद पे, तो ये फैमिली जो टच है हमारे यहाँ आज भी ताया फूफा चाचा चाची ये सारे रिश्ते बरकरार हैं और इनके हवाले से और मज़ीद इनकी औलादों की औलादें भी सब ईद वाले दिन एक दूसरे का चेहरा भी देख रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं, तबादला ख्याल भी कि माहौल क्या चल रहा है, इमरान खान जमहूरियत कब इलेक्शन कब कराएगा, ये सब डिस्कस भी हो रही होती हैं। बाकी मैकअप है कभी बात, तो ये सिर्फ हमारे मशरक़ी मुल्कों का खासा है, वरना गोरों के त्यौहार भी होते होंगे, उनके यहाँ 2-4 ही रिश्तेदार होते हैं। शादी भी 4 लोगों में हो जाती है। हाँ ऐसी जी, तो लालू खेत ऐसा इलाका है, उसको मज़ाफ़ाती बस्ती नहीं कहते, अब तो वो जंगल हो गया है, बिल्डिंगों का जंगल है। एक मकान में जब एक फैमिली रहती थी 80 या 120 गज के मकान में, अब उसी मकान पे कम से कम 8 फैमिली रहती है। एक तो उनके बच्चे भी इतने ज़्यादा, या तो बेच देते हैं पोषण बना के, ऊपर से जनाब आप तो मेरे ख्याल से कहाँ, लेकिन मतलब लियाकताबाद में रहे, हर थोड़ी देर बाद मोहल्ले से लड्डू आते हैं। इनसे पूछे अच्छा, मुझे तो अंदाजा नहीं है, आपको कैसे इतना अंदाजा? गई है कभी? तो नहीं, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, कराची में कहाँ गई है मुझे बताएं। नहीं, मैं आपको लियाकताबाद की तो बात पूरी बता दूं, हर थोड़ी देर बाद मोहल्ले से लड्डू आते हैं। ये लड्डू है कौन, वो मुश्ताक लाओ। लड्डू है कौन, अहमद लाओ। फिर लड्डू है कौन, तारिक लाओ। फिर जलेबी है कौन, दरीना। कभी कभी तो लड्डू और जलेबी दोनों साथ आते हैं, कल क्या जुड़वा। सही। कल मेरे घर में पड़ोस से लड्डू भी आया, जलेबी भी, साथ में गुलाब जामुन भी। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई, लड्डू का लड़का, जलेबी की लड़की, गुलाब जामुन। कल लगा ये मामू पे गया। अच्छा, हम वक्त के साथ साथ इतने जदीद दौर में दाखिल होते गए हैं, तो आपको लगता है कि हमने जो हमारी जो असल पहचान थी या जिस तरह रिश्तों के साथ हम जुड़े हुए थे, आज उनसे दूर होते गए हैं इस मॉडर्न दौर में? मोबाइल करीब आ गया है असल में। अब हम एक ही घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के कमरे में मोबाइल पे मैसेज कर रहे होते हैं, अम्मी खाना निकाल देना मैं आ रहा हूँ। बात सही है। तो ये, लेकिन ये बड़ी बात है हमारे मशरक़ी हुस्न। तो ये एक तो ख़वातीन मुझे बड़ी अदीम लगती हैं अपने वतन की और इस देश की, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जिस कदर इन्होंने मेहनत करती हैं बताया, जिस कदर वफ़ादार होती हैं फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ। कुछ होती हैं जिनको नहीं पसंद सिंगल या सिर्फ शौहर हो, एक आध बच्चा हो, बस ठीक है दुनिया घूमे, लेकिन अक्सरियत ख़वातीन की फैमिली के साथ रहना पसंद करती है। अब मेरी वाइफ है, मिसेज है, उन्होंने पूरा ख़ानदान, चूँकि हमारा शोबा ऐसा है, हम टाइम इतना नहीं होता, लेकिन पूरा ख़ानदान संभाला हुआ है। यहाँ मेरी फैमिली, अपनी फैमिली, हर कोई तो तकरीबन लालू खेती स्टाइल में 8-8, 10-10 बच्चे हैं।
तो मेरे आपके कितने बच्चे मेरा हैं? ससुराल ही आपके कितने बच्चे हैं यहाँ? मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। मैंने अपनी फैमिली से सबक हासिल करते हुए महदूद रखा। एक नहीं बेटी, ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, और वो एक बेटी यूके में, तो उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। और कहते हैं यहाँ पूछा किसी कितने बच्चे हैं आपके, कहते बच्चे 2 ही अच्छे हैं मेरे, बाकी तो बहुत शरारती हैं। अच्छा आप बताएं, जितना सलीम भाई कह रहे हैं कि जो रिश्तेदारों के साथ जो सारे ताल्लुकात होते हैं इनको बरकरार रखना, रिश्तेदारियां जो हैं उसी तरह संभाले रखना, इसमें एक जो घर की खातून होती हैं उनका असल किरदार होता है या मर्द जो होते हैं उनका किरदार होता है? औरतों का किरदार इसमें बहुत अहम है, क्योंकि कहते हैं फसाद डलवाने वाली भी औरत होती है, घर तोड़ने वाली भी औरत होती है, और घर बनाने वाली भी औरत होती है। तो इसमें औरत का किरदार बहुत मैटर करता है। और बदकिस्मती से आजकल ईदों पे ही मुलाकातें होती हैं फ़हीम रिश्तेदारों से, और पूरा साल हमें अपनी जो चीज़ें होती हैं, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, उन्हीं चीज़ों से फुर्सत नहीं मिलती। तो ईद त्यौहार आता है तो रिश्तेदारों से मुलाकात होती है। औरत को आपने ठीक है कहा, औरत का किरदार, हाँ, और मर्द का बैंक बैलेंस, हाँ, ये दोनों मैटर करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात एक तो हकीकत अगर की खुशहाल आपने। होगी तो बिला वजह के पंगे उठेंगे। अच्छा, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आए तो निदा मैंने आपसे ये पूछना है कि आज की औरत जो है वो जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, ये एक मुशाहिदा है ना? हाँ, तो आखिर क्या है, क्यों ऐसा होता है? और ईद के मौके पे हमें रिश्तेदारों के साथ जो है जब मिलना है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, और हमारी ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात खुशियाँ अब तक देखते रहिए। होता है अपने घर वालों को 1000 दी, मेरे घर वालों को 500 रुपए दी थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? 10,000 में पूरी फैमिली निबट जाती है, अपने हाथ में रखो तो 30-35 हज़ार का खर्चा है। जी हाँ, ये भी अच्छा है वैसे। हाँ, अच्छा, ख़वातीन जो हैं वो आपको क्या लगता है कि वो मैनेजमेंट स्किल्स में वो कैसी होती हैं, स्पेशली फैमिली में? ख़वातीन सबसे बेस्ट होती है, जब ही मर्द जो है वो सब कुछ उनके हाथ में दे देते हैं ना, आप ये देखें। हाँ, तो वो ये बच्चे देती हैं उनके हाथ में, ये पकड़ो तुम, आप ये पकड़े ना। लेकिन हर मर्द संभालने वाला नहीं होता बच्चे, पेरेंटिंग हर कोई नहीं कपड़े कर ऐसे सकता। कांटेदार पहनती हैं, ये सितारे लगे, ये गोल, वो बच्चे गोद में ही बेचैन रहते हैं, खुजली में। ये कुछ चुभ रहा है मुझे बच्चों को। अच्छा, वैसे आप सही कह रही हैं। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जो छोटे बच्चे, उनके जब तक कोई 6 महीने तक का बच्चा होता है उनका, तो वो उसको हाथ भी नहीं लगाते, उनसे वो कहते नहीं, हम समय बड़ी उलझन होती है, नहीं बच्चे को नहीं हाथ लगा, सिर्फ उसे दूर से प्यार कर सकते हैं। मेरा भी ऐसे ही, मेरा भी ऐसे ही। मैं छोटा, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होता है तो उसको गोद में भी नहीं लेता। ज्यादा से ज्यादा देखिए फादर्स दूध पिला देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत कम ऐसे फादर्स होंगे जिन्होंने बच्चों का डायपर चेंज किया। मुझे लगता है बच्चे वो मदर्स ही कर सकती हैं। 6 महीने तक ताजे रहते हैं, गरम ये है, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे अपने ही बच्चे या और तो, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनसे बात करने में, खेलने में मजा आता है। लेकिन अपने नवासे हैं 2 मेरे माशाल्लाह, नवासे माशाल्लाह। हाँ, और उनसे मैं वीडियो लिंक पे बातचीत कर रहा होता हूँ, उनकी हरकतें देख रहा होता हूँ। ईदी भिजवा चुके हैं? ईदी भिजवा चुके हैं? मेरी मैसेज बहुत पीछे लगी हुई थी कि बैंक जाएं या मोबाइल पे, मोबाइल मेरा चेंज हुआ हो गया था तो उस पर ऐप डाउनलोड नहीं है, तो ईदी अभी तक नहीं भिजवा सका, लेकिन पहुंच जाएगी शाम से पहले। मैं ये कहता हूँ कि वो उसने जो भिजवानी है यहाँ, तो वो वहीं रख लें हम। ये भी अच्छा है। छोटी बहन को भिजवाती है। अच्छा निदा, ये तो हमने वैसे फैमिली के हवाले से बात कर रहे थे, ईद के हवाले से। ईद के दिनों में स्पेशली जब हमें, जितना आज हम एक ईद शो पे बैठे हुए हैं, इसी तरह आपके अपने शोज़ हैं, उस पर भी आप ईद के हवाले से काम कर रही हैं, तो
मतलब ईद के बारे में जब शो कर रही होती हैं तो वो कैसी एक फीलिंग होती है? मुझे लगता है कि ईद के बारे में शो करना तो सबसे ज़्यादा आसान है फ़हीम, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, वरना कोई टॉपिक आप चूज़ करें तो उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू डू, क्योंकि हर किसी के घर में हम सालों से ईद मनाते आ रहे हैं, हमें पता है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं और किस तरह से एक शो को एंटरटेनिंग हम बना सकते हैं। अच्छा निदा, मुझे बताएं कपड़े जो होते हैं वो ख़वातीन उस हवाले से मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ उनसे, जितनी भी हमारी जो डिफरेंट चैनल्स पे ख़वातीन होस्ट कर रही हैं, प्रोग्राम्स की मेज़बानी कर रही होती हैं, कभी वो एक दफ़ा जो कपड़े पहनती हैं वो दोबारा कपड़े नहीं पहन रही होती हैं। इतने कपड़े इनके पास आते कहाँ से हैं? इधर मुझे तो टेंशन पड़ जाती है कि एक दफ़ा की जो शर्ट है उसको दूसरे कोट के साथ पहन के फिर मैंने दोबारा पहननी है, अलग अलग कम्बिनेशंस बना के, ये बड़ा काम है। ये जो मार्केटों में औरतें कपड़े चुराती फिरती ना, पकड़ी जाती नहीं देखिए टीवी की जो नहीं उनसे शायद खरीद लेती हूँ, उनको तो स्पॉन्सर मिल जाते हैं ना कपड़ों के, लेकिन वैसे भी खवातीन जो है ना अब कपड़े रिपीट करने की चोर हो गई हैं। मेरा खुद का यही हाल है, आई कैन नॉट रिपीट क्लोथ्स। मैं फिर ये करती हूँ, रीसेल कर देती हूँ। जैसे कपड़े जो पहना है एक दफा वो नया ही होता है, बिल्कुल, वो सेल कर दिया और जो पैसे आए हैं उसी से जाके कोई और नया ले लिया, या फिर ऑनलाइन आजकल तो ये चल रहा है। हाँ जी, ये चल रहा है बाकायदा। तो आप उन्हें बताती हैं कि ये पहने हुए कपड़े मेरे एक दफा? हाँ, वो तो शौक से ले लेते हैं। Even sometimes, okay, this is something very personal. Even if you're not removing the tag, no one will get to know that you wore it for an hour. किसको पता चलेगा आपने घंटे के लिए पहना? ये तो ठीक है, मगर आपके तो कपड़े मर्द भी ले लेंगे कि जनाब निदा ने पहने थे, मैं खरीद रहा हूँ 10,000। तुम्हारे कपड़ों पे जादू भी हो जाता है, मैं मर्दों को कपड़े नहीं दूंगी। तुम्हारे पूरे आएंगे। अच्छा यार। अच्छा सलीम भाई, मुझे ये बताएं कि आप, क्योंकि आपका जो असल जो एरिया है फन में वो कॉमेडी है, ठीक है, आप अदाकारी भी करते हैं और बड़ी अच्छे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी करते हुए देखा मैंने आपको। तो लोग जब आपसे मिलते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सलीम भाई के पास बैठे हुए हैं तो हमें कोई ना कोई हंसने की ही बात हो रही होगी, कोई हमें आज क्या ही लगाएंगे। देखिए ये कॉमेडियन, टोटल कॉमेडियन जो होते हैं हमारे यहाँ, वो मसखरा वाला एक पन दे दिया गया है, लेकिन मोइन अख्तर भी तो एक कॉमेडियन थे। तो मेरा लुक ऐसा है कि तीसरे जुमले के बाद वो बंदा जो भी मिलता है वो मेरी इज्जत करना शुरू कर देता है क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो संजीदा पहलुओं पे बात कर रहा हूँ और आपस में हल्का फुल्के अंदाज में कर रहा होता हूँ, लेकिन वो जो तवक्का होती है उनको, तो वो चीज़ उनको मिलती नहीं है, तो बड़े मायूस भी होते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, वैसे कॉमेडियंस की ये शिकायत होती है कि लोग उनके साथ जो है वो क्योंकि आपस में थिएटर वगैरह से जो लोग मशहूर, जिन्होंने शोहरत हासिल की है, उनको लोग जो है ना वो उसी अंदाज में बुलाने की कोशिश भी करते हैं अवाम में, फैंस में, तो वो बड़ा कभी कभी इंसल्टिंग होता है कि हाँ नहीं, वो कॉमेडियंस को तो वो समझते हैं कोई भी बदतमीजी ये करते हैं तो मेरे के साथ कर लो, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आवाज़ लगती है कोई, और W11 बस, इससे ज़्यादा उसके बाद मेरा लुक होता है तो उसके बाद वो सेट हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं एक लुक होता है, पता नहीं क्यों ये है अंदर के, ये संजीदा फेस है और है, लेकिन कॉमेडी करता हूँ ये लोगों को यकीन भी नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कॉमेडी के लिए। मैं एक दौर में आपको बताऊँ, मैं इलेक्ट्रिशियन था। हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, ठेके भी लेता था, कंप्लेन पे भी जाता था। तो मैं जब मैं बेल बजाता था घर के दरवाजे की, तो अंदर से आते थे, जी फरमाएं, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ जी। वो तो सोचता रहता था यार ये तो बहुत नहीं पढ़ा लिखा से इलेक्ट्रिशियन आ गया, पैसे बहुत ज़्यादा ले गए, लगता है कौन ऑफिसर क्लर्क था तो ये डॉक्टर था, ये इलेक्ट्रिशियन। तो मैंने कहा अच्छा, वो मैंने बाहर जाने के लिए काम सीखा था, बाहर की उम्मीद ख़त्म हो गई क्योंकि जिसके लिए सीखा था कज़न थे मेरे, वो कहने लगे अब अरबी भी सीखो। मैंने फिर अरबी सीख के वहाँ जाके अरबी मिलेंगे तो फिर और पता नहीं क्या क्या सीखना पड़े, तो मैंने फिर वो फैसला किया कि यहीं पे रहो। हाँ, बड़ा अच्छा फैसला किया, मेरा ख्याल है कि इसको आप जी हाँ, बस वो ये इसकी सपोर्ट की है। असल में हमारे जो कॉमेडियन बनते हैं वो मज़ाफ़ाती बस्तियों में आए हुए, तालीम भी है नहीं है, वो अगले जो कॉमेडियंस गए हैं, उमर शरीफ भाई के जैसे बेपनाह फॉलोअर्स आए और इसके अलावा बेशुमार आर्टिस्टों के, लेकिन अल्लाह का करम ये कि तालीम साथ थी, रिसर्च साथ थी, ख़ानदानी बैकग्राउंड, अब्बा शायर थे, तो मेरा लुक एक कॉमेडियन के तौर पे तो बना, मैंने कैरेक्टर में रह के कॉमेडी बहुत की है,
लेकिन वो जो मेरी और बातें और महफिलें, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ मैं, और वहाँ उनके मौज़ूआत के हिसाब से जब बात कर रहा होता हूँ, मुझे अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ कि थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है। मुइन भाई से भी मैं बड़ा मुतासिर रहा हूँ। आप उनसे बहुत मुतासिर रहे हैं, और उमर शरीफ साहब के साथ भी आपका बहुत करीबी रिश्ता रहा है। अभी आखिर तक, जब तक उनके इंतकाल तक हम देखते रहे हैं कि आपका उनके साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक रहा है। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं इस हवाले से आपसे जरूर बात करना पूरी कौम के लिए ज़रूरी है। और अब जो ये सबसे पहले तो जल्दी बिल्डिंग वालों को समझाएं जहाँ 7-8 बच्चे हैं। अब तो वो जो सारे मकसद किसी और एरिया में रहता हूँ मैं माशाल्लाह, तो वो लालू खेत वाला सिस्टम तो नहीं है। और बच्चों की भी बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 2-3 बच्चों की आवाज़ें या रोने जाती हैं, मगर रौनक जो है वो इन्हीं आवाज़ों के साथ। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक की ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात, खुशियाँ अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब और निदा अमीन वीरानी। ओके निदा, मुझे बताइए कि आप घर के काम जो हैं वो कौन कौन से घर के काम है जो कर लेती हैं आप, वो गिनवाएं हमें। देखिए काम ऊपर के सारे काम कर लेती हैं। ऊपर के बल्ब चेंज करना हो गया और जाले उतारना ये हो काम गया। मुझे मासी फौरन आवाज देगी, भाभी वो ऊपर टैंक रखा हुआ है, आप निकाल देना, मेरा तो हाथ नहीं जा रहा। तो ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मासी भाभी बोलती है आपको? हाँ भाभी कहती है। ओह अच्छा, ओके, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन से काम कर लेती हैं? कुकिंग कर लेती हैं, सफाइयाँ कर लेती हैं, कपड़े धो लेती हैं? तो सब लेती हूँ फ़हीम, लेकिन करना होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, वैसे सब कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा कर लेती हैं? झाड़ू पोछा नहीं होता मुझसे। अच्छा बाथरूम भी नहीं साफ कर सकती। कुकिंग कर लूंगी, लेकिन इत्तफाकन कभी कुछ अच्छा बन जाएगा और कभी नहीं भी बनेगा। डब्बे के पीछे देख के बस मैं चलती रहूंगी। अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो डब्बे का कसूर है। और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? कपड़े धो लेती हैं आप? नहीं, कपड़े भी नहीं धो सकती। सलीम भाई आप कपड़े धो लेते हैं? इस सवाल से मुझे पता चला फ़हीम मैं इतनी निकम्मी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता करना। वो यार ये आपने मतलब इनको तो कुछ भी नहीं आता यार। पहले कह दिया ना, ऊंचे वाले काम आते हैं। कुकिंग आती है। हाँ, ऊंचे वाले काम अक्सर इसलिए खराब हो जाती है कि वो हंडिया इनको दूर पड़ती है। पंखे साफ करा ले मुझसे, लाइटें साफ करा ले, सीढ़ी की भी जरूरत नहीं है, स्टूल की भी जरूरत नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होती है ये लंबे होना, ये अच्छा। ये वो सारी बातें हैं बचपन से मैं सुनता आया हूँ, मुझे मजाक करते रहे इन बातों के साथ। यू आर सैटिस्फाइड विद योर हाइट? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि इतनी लंबी बीवी होनी चाहिए? अमीन को बड़ी फिक्र, अमीन को बड़ी टेंशन हुई लंबी लड़की ढूंढते हुए ना, तो नहीं मिल रही थी उन्हें। मैंने कहा अम्मी छोटी छोटी 2 ले आए, तो मगर फिर मिल गई एक बड़ी। चलो मर्द का तो ये फैसिलिटी हासिल है, लेकिन इन्हें कितनी मुश्किल हुई होगी लंबा मर्द ढूंढते। नहीं ना, नहीं ढूंढा ना, लंबा इन दी एंड अपने जितना ही मिल गया वही बहुत है। उसी पे मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया, बहुत है। अपने जितना मर्द सही होता है। हाँ 1-2 इंच का फर्क है हाइट में, बट वो ये है कि हील्स नहीं पहन सकती, दिस इज द ड्रॉबैक। हाँ लेकिन आपके शो में मैंने आना था ना, तो मैंने 4 इंच की हील्स पहन ली बिंदास होके। कोई टेंशन ही नहीं थी ना, पता था ना आपकी हाइट का। मेरी समझ में नहीं आता, एक तो ऑलरेडी आप लंबी हैं, हाँ, फिर ऊपर से 4 इंच की हील या 6 इंच की हील पहनी। तो वो होस्ट भी तो इतने लंबे हैं ना साथ में, जो उन्होंने हील तो नहीं पहनी, पता तो नहीं। मैंने सोचा तस्वीरें हम खिंचाएंगे तो वो जरा अच्छा है ना, लेवल हो जाएगा अच्छा। लेकिन वो स्ट्रक्चर हील पहने, मैंने खातून हमारी थिएटर आर्टिस्ट से पूछा, तुम तो ऑलरेडी लंबी हो, इतनी हील के लिए नहीं? लुक देखने में जरा, लुक देखने में नहीं, बेसिकली चाल भी देखिए। अगर आप हील में टेढ़ी मेढ़ी चाल जरा भी हुई ना तो आप गिर जाएंगे। फ्लैट्स में तो आप जहाँ मर्जी पैर रखें, तो वो आपकी जो चाल हील में बनती है ना, वो फ्लैट में नहीं बनती। सलीम भाई आप लुक्स के हवाले से कभी होते हैं कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स के मुझे मेकअप लाजमी करना है, या मेकअप में मुझे बाल मुझे ऐसे बनाने हैं, या कपड़े में ऐसे नहीं पहनूंगा तो मैं नहीं स्क्रीन पे जा सकूंगा, या अपनी ये होता था। लेकिन अल्लाह का करम ये है कि ये पहले कभी होता था, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ख़ानदान, मेरा आफरीदी ख़ानदान, हमारे यहाँ सब स्मार्ट, गोरे, चिट्टे और नाक नक्शे जैसे भी हों फेयर कलर के होते थे। मेरा नहीं था, तो मैं बड़ा कॉन्शियस भी रहता था और ये सब रहता था। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता लुक बनता गया,
तो अब ये है कि हल्का फुल्का ये मैं देख लेता हूँ, ये सामने वाले से पूछ लेता हूँ। कॉमेडियन होने का फ़ायदा ये है कि आपका जैसे भी लुक को चल जाएगा, लेकिन मेरा क्योंकि थोड़ा बेहतर है ही ऑलरेडी, वो अब थोड़ा इमेज भी मुख्तलिफ है दूसरे कॉमेडियन से। तो हमारे बस जितना है उस पर शुक्र करता हूँ, अगर बस ठीक है जो गोरा अब ये होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फ़हीम? आप मॉर्निंग शो करते हैं, आपने कभी गोरे होने के नुस्खे बताए हैं ऐसे मॉर्निंग शो में कि गोरे कैसे होना है? मत कर हुसन पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है, तुम्हारा हुसन उस वक्त तक है जब तक रंग गोरा करने वाली क्रीम सस्ती है। नहीं, मैं नहीं लगाती रंग अरे गोरा मेरा करने ख्याल है वाली कि चेहरे की ना जो ताजगी है ना, जो एक फ्रेशनेस है, वो मैटर करती है, ना कि रंग की रंगत। बिल्कुल क्योंकि रंग जो है उस पे किसी का कोई इख्तियार नहीं है। जिस तरह इस कद पे किसी का कोई इख्तियार नहीं है, जिन लोगों के पास, मैं इस कद पे कैसे इतरा सकता हूँ, मेरा इसमें क्या कमाल। और जिसका कद कम है या जिसकी रंगत जो है वो थोड़ी सी डार्क है या तो कोई बहुत गोरा है, फेयर है, तो उसमें उसका क्या कमाल है। बिल्कुल कोई अपना कमाल साबित कर दे कोई शख्स, तो फिर तो आप कह दें कि ठीक है तुम इतराओ इस पे और नाज करो। तुम्हारा इसमें किरदार क्या है सिवाय करीम के? और क्या किरदार है? ये अब समझ में आया ना कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। अब तो यही जो गंदुमी रंग था मेरा, उसी को लेके ये जो आपका भी आपका रंग मेरा और आपका कम्प्लेक्शन तकरीबन सेम है। तो ये स्क्रीन ऑन स्क्रीन जब हम आते हैं या फोटो वोटो बनते हैं तो नॉर्मल होते हैं और अच्छे होते हैं, लोग अच्छा लगता है, बस इतना काफ़ी है। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, ये तो अब हमने बहुत ही, वाकई ईद के शो का ना कोई टॉपिक नहीं होता, वो सही कह रही थी कि हम जो मर्जी बातें करें वो ईद की किसी भी तरफ ले डिस्कशन होती है। ईद के बाद क्या होना है ये बताओ। अच्छा वो बताते हैं, मगर ईद के दिन आज रिश्तेदारों के साथ क्या क्या होना है, उनमें से एक बात हम भी करेंगे, हम भी रिश्तेदारों की तरह ही हैं भाई। सियासत के बारे में बताएं मुझे, सियासी गुफ्तगू हर जगह पे होनी है, तो हमारी सियासत भी जो है मुल्क की, वो भी किसी मजाक से कम नहीं है, कॉमेडी से कम नहीं है। जरा आप किस नज़र से देखते हैं, रोशनी डालें। यार सुना डीजल फिर महंगा होने वाला है। ये आपका इशारा डीजल की तरफ ही है, चेरी ब्लॉसम की तरफ भी, मतलब पॉलिश की तरफ, नूरे की तरफ भी है, शीदे की तरफ भी है। बात यह है कि अल्लाह करे ये ईद बड़ी मुबारक साबित हो। मेरा वतन जिस तरह सोचता है, यहाँ बसने वाले 22 करोड़ लोग जिस तरह सोचते हैं, उस रंग में हम सबको रंग जाना चाहिए। और सच्चा ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, तो इदारे भी और आवाम भी सब एक पेज पे होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वो इंशाल्लाह वो सफ़र शुरू हो जिसके लिए पाकिस्तान बना था, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, यानी आप बड़े होपफुल हैं कि आइंदा सब कुछ ठीक होने वाला है इंशाल्लाह। जब बुराई की इंतहा हो जाती है तो वहाँ से अच्छाई शुरू होती है। जब मुसीबतों और परेशानियों की इंतहा हो जाती है, ना उम्मीद से ही उम्मीद जन्म लेती है। बेशक, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्योंकि कौम मशहूर हो गई है, मोबाइल हर एक के हाथ में है, केबल भी घर घर है, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं। अब तो मोबाइल पे सब कुछ देख रहे हैं। जी हाँ, ड्रामाज में मोबाइल पे देख जो सच आपको टीवी पे नज़र नहीं आए वो मोबाइल पे नज़र आ जाता है। हाँ, नहीं तो आप सियासी शोज़ भी करती हैं और बहुत से सियासी तजियाकारों के साथ आपकी अपने शो के ज़रिए मुलाकात होती है। आप इस सारे माहौल को कैसे देख रही होती हैं? कुछ असेंबली की वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं पिछले कुछ टाइम में, जो इससे पहले हमने तमाशा कभी नहीं देखा। पॉलिटिशियंस आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक जोकर्स। अनफॉर्चुनेटली मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई पढ़े लिखे लोग असेंबली में बैठे हुए हैं और ये जो है वो फैसले करेंगे, ये कानून साजी करेंगे, ये हमारा फ्यूचर है। जिस तरह की हरकतें हो रही हैं तो ऑब्वियसली वी फील बैड, बट समहाउ मुझे इनकी बातों से ऐसा लगा कि ये पुराने पाकिस्तान और नए, आप नए पाकिस्तान में खुश हैं? हम खुश थे, अब तो हम वापस आ गए ना पुराने पाकिस्तान में। हमारी लैंडिंग हो चुकी है। नहीं तो सिर्फ बीवी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान वही चाहिए जो अमृत 47 में जिसके ख्वाब देखे गए थे और जो अमल पदीर हुआ। आप अपने बच्चे को सियासतदान बनाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं बनाना चाहूँगी। नहीं। आप वोट क्यों देती हैं? मैं, आपको कैसे पता मैं वोट देती हूँ? अच्छा, वोट भी नहीं देती यार? नहीं, मैं देती हूँ वोट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं देती हूँ वोट। आप तो देने जाती होंगे, बारी आपकी जल्दी आ जाती होगी। हाँ, तो बहन आप चले जाएं, आपकी वजह से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, लंबे आदमी की बारी देर से आती है। स्कूल से मैं बताऊँ कि मैं इस जुमले से मुझे इतनी
वो जैसे ये बड़े बड़े लंबे लंबे पीछे हो जाए, छोटे छोटे आगे आ जाए। हाँ। अरे सुबह असेंबली हुआ करती थी, सबसे पीछे खड़ा हूँ मैं, सबसे पहले आया हूँ ना, 4 लोगों में सबसे पीछे था, फिर 40 में सबसे पीछे, फिर 80 में सबसे पीछे। तस्वीरों में भी ऐसी होता है, आप लंबी है पीछे चली जाए, आप तो मुंह भी निकालेंगी आ जाएगा पीछे से बाहर। बल्कि आजकल तस्वीरों में एक तो इसके साथ साथ एक और भी काम हो गया, आप लंबे इधर आए, सेल्फी बनाए, भी आपका हाथ लंबा है ना तो सारे लोग सेल्फी में आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ यही करने वाली हूँ। ओके। अच्छा निदा, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई, आपके साथ एक बड़ी अच्छी जनरल सी ईद की जो है चिट चैट रही। हमारी दुआ है कि आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजरे और आइंदा भी आप इसी तरह जो है वो हंसती मुस्कुराती रहें और अपने जो भी शोज़ कर रही हैं उसमें कामयाब रहें और हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ लाती रहें। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे हम, वक्फे से जैसे ही आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगी, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। खुशियाँ अब तक में, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को अब तक टेलीविज़न की ईद उल फितर की खसूसी नशरियात खुशियाँ अब तक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ स्टूडियो में सलीम आफरीदी साहब मौजूद हैं और वक्फे से पहले निदा अमीन साहिबा मौजूद थी। इनसे आज के मतलब इस ख़ास दिन के हवाले से चिट चैट चल रही है कि ज़ाती ज़िंदगी में हमारे ये मेहमान क्या करते हैं और क्या विचार रखते हैं ईद के हवाले से। तो अभी अभी हमें ज्वाइन किया एक दूसरी मेहमान जो कि हमारी बड़ी पुरानी दोस्त हैं, इनके साथ एक टेलीविज़न स्क्रीन के हवाले से मेरा अपना एक काफ़ी पुराना एक ताल्लुक़ है और जो सलीम आफरीदी साहब हैं उनके साथ भी ये काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। तो हमारे एक जो शोबिस की जो एक फ़ैमिली है उसमें ये भी एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह हैं। मेरे साथ हैं एक फ़नकार आमना करीम। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको और सभी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने इनमें क्या देखा जो फनकारा नहीं बोला, एक फनकार फनकारा, वो अंदर की नेचर समझ गए ना मेरी। अच्छा मैंने ये देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता ना अब हम एक्ट्रेस बोलना कम कर दिया, है ना, वो मेल हो या फीमेल हो उसे एक्टर ही जो है कहा जाता है। अच्छा एक्टर तो आसान जबान। तो जिस तरह अंग्रेजी हो तो आजकल फीमेल भी बड़े हैं हमारे यहाँ। जरा फिर किस दिन बात करेंगे इस टॉपिक पे। अदाकारा है नहीं, सबसे चाहिए कि अदाकारा, ये वर्ड बड़ा, ये अदाकारा का क्या मतलब हुआ? हाँ। किस सेंस में निकला है? देखिए अदाकारी, अदा तो होती है जो खवातीन दिखाती है, अदा। थैंक यू। कारी यानी पुरजोर, यानी कारी ज़र्ब लगा, कारी ज़र्ब मैं ये कहने वाली थी, अदाकारी। तो अदाकारा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि ईद वाले दिन खाना पकाती हैं आप या सिर्फ ईद वाले दिन ही पकाती हैं? मैं हर वक्त खाना खाती हूँ बस। तो खाती नहीं, पकाती की बात है। पकाती, देखिए दिमाग पकाती हूँ, खाना खाती हूँ और शदीद पकाती हूँ। जिस पतीली में पकाती है वो कितनी बड़ी होती है? जंबो जंबो। वो पूरी फैमिली के साथ रहती है ना ये, माशाल्लाह। आज इनडायरेक्टली तोपों का अटैक होगा। तोपों का रुख आपकी तरफ लग रहा है। हाँ, एक्चुअली पहले जो था ना अंदरूनी साजिश होती थी, अब बैरूनी साजिश हो रही है। तो लेकिन साजिश है, मैं मदाखलत के चक्कर में हूँ। ये भी बात सही है। क्या कहेंगे, एक गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल और फिर रमजान मुबारक, ईद। पिछला एक महीना मेरे लिए तो बड़ा रोलर कोस्टर टाइप का सा था। अच्छा, बहुत कुछ एक्टिव गुजरा है, एक जोश भी था, दुख भी था और पैशन भी था कि कुछ करना है, मुल्क के लिए करना है। हमने देखा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब मतलब जो पॉलिटिकली जो एक इतना बड़ा चेंज आया है उसमें वो पिछली हुकूमत जो गई है, इमरान खान साहब जो हैं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए। बिल्कुल। तो इस हवाले से क्या फनकारों को कोई पिछली हुकूमत में खास कोई मराहत वगैरह दी गई थी या कोई ऐसी वो क्या बात है जिसने फनकारों को अपने साथ जोड़ लिया? एक तो खान साहब बहुत हैंडसम शख्सियत हैं, ये एक हकीकत है। अच्छा, ये बात तो ये तो एक फैक्ट है।
तो फिर तो आप मतलब बहुत सारे पीटीआई के ऐसे सियासतदान हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करती होंगी। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं वो हैंडसम उसे रहना नहीं देना चाहती। जो बात है, नहीं मैं आपको बताऊं, खान साहब की अगर मैं खास करके बात करती हूँ तो वो एक ऐसी करिश्मेटिक पर्सनालिटी तो उनकी थी, लेकिन जो ये सब कुछ हुआ है ना उसके बाद सडन उनका इतना फेम है, किसी को भी शायद आइडिया नहीं था। उन्होंने बेनकाब किया है सारे लोगों को, ये वजह तो नहीं है कि उनको पसंद करते। बेनकाब किया, और सेकेंडली आई थिंक जब भी बात पाकिस्तान के हवाले से होती है ना, एक पाकिस्तानी का जज्बा मैं कहती हूँ किसी और नेशनलिटी का इतना हाई नहीं होता जितना हम लोगों का है। हम लोग वाकई बहुत पेट्रियोटिक लोग हैं। बेशक प्रैक्टिकली ना करें, कचरा फेंक देते हैं, सफाई नहीं रखते, छोटे छोटे मसले बहुत हैं हम लोगों के, झूठ बोल लेते हैं, करप्शन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से जो ब्लड है ना हमारा वो बहुत प्योर है। सही कह रहे हैं, जब कौमी तराना सुनते हैं हम लोग तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल 100%। आपने फनकारों के साथ से बात की, एक तो फनकार माशरे का हसास तरीन तबका होता है, ठीक है, दूसरे बाशऊर तरीन होता है, दौरे जदीद की तमाम ज़रूरियात, हालात और वाक़यात से आगाही उसे पता है और बहुत सारे चेहरे पहचान लेता है। मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है कोई 94 में, हॉलैंड में हम शो कर रहे थे शौकत खानम का ही, तो वहाँ डिनर में फिर वो घंटे 1.5 घंटे साथ बैठने का मौका मिला। यार क्या आदमी है। उस वक्त तक मैं इतना फेवर में नहीं था, शायद मैं मियादाद को ज़्यादा पसंद करता था इमरान खान को नहीं, कराची वाले की हैसियत से, लेकिन उसके बाद उस आदमी ने जो आज वो निशानदेही करता है और आज जिनके खिलाफ वो लड़ रहा है मुसलसल, उस वक्त जब वो तंजीम भी नहीं बनी थी, क्योंकि वो ज़ाहिर गहरा आदमी था, उसे पता था कि करप्शन ये हमारे मुल्क को तबाह कर रही है और कौन कौन कर रहे हैं, ये डिस्कस की थी और कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। फिर तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसने करके दिखाया और आया करके दिखाया, रजिस्टर करके दिखाया कि 2 रास्ते हैं, सच्चाई का कौन सा है, करप्शन, झूठ, बेईमानी और खुददारी का कौन सा। तो ये एक बड़ी बात है। और मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात बताऊँ, मैं सियासी हवाले से तो सारे हमारे दोस्त हैं और सब कुछ सबसे प्यार मोहब्बत का सिलसिला रहता है, लेकिन ये जो 3 दिन जब हुकूमत के मसले मसाइल से और गिरा रही थी, एक तो जब मैंने देखा कि हालात एकदम पलटा खा रहे हैं तो मैंने टीवी नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से जल की क्या हुआ, गमगीन हुआ, क्यूरियोसिटी होती थी। हाँ। गमगीन इतना मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे महसूस हुआ है कि मैंने अपना वजन कम पाया है, कमजोरी, वेट लूज किया। ये कौम का सदमा था जो लगता असर मेरे पे हुआ। तो ये पहले दफ़ा। ठीक है, अब ये देखें, एक तरफ आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव जो है वो चल रहा है, आप थोड़े गमगीन हैं, आपका वजन कम हो रहा है, दूसरी तरफ जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सलीम अफरीदी साहब के साथ बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई ऐसा चुटकुला तो आएगा, कोई ऐसी बात तो आएगी। तो वो सारा कुछ आपकी पर्सनैलिटी में वो चलता रहा, आप एक संजीदा इंसान के तौर पे मिलते रहे उन नहीं, उन 3 दिनों में क्या, उन 10-12 दिनों में तो संजीदा। फिर मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि कौम जब अगले दिन मैंने ये देखा कि मुख्तलिफ इलाकों से और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से लोग उठे, तो पता लगा दौर बदल गया है। तो सच सामने लाना पड़ेगा, सच छुपा नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि फनकार जो होता है ना, जैसे कि इनका प्रोफेशन है, अगर ये हंसी बांट रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा तंज़ो मज़ा लाकर अपनी बात कन्वे कर सकते हैं थ्रू ट्विटर, फेसबुक के थ्रू, अपने सोशल फोरम्स के थ्रू, कि जो इनके जज्बात हैं। क्योंकि हर बंदा, जब आपको पता है जंग हुई थी तो मलका नूरजहां के गाने कितनी मोटिवेशन थे हमारी फौज के लिए, उनका रोल था। तो इसी तरह से हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई पार्ट होता है। और बहुत अच्छी बात है, पहले एक्टर्स को कहा जाता था मॉडल्स तो एक डमी होती है, उनकी तो कोई सोच नहीं होती, आप एजुकेटेड हो ना हो, आप फील्ड में आ जाएं, आपको इंग्लिश आए ना आए या आप अच्छी लगें, बस लुक्स होने चाहिए, आपकी नॉलेज ज़ीरो भी हो तो चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे माशाल्लाह जितने भी एक्टर हैं वो एक सोच रखते हैं, अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सही। हालांकि इमरान खान के हवाले से बात एतराम मजाक में करता रहता हूँ, अब जो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, दूसरे लीडर वीडर जो होते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इमरान खान नहीं बोलता बहनों बहनों। यही तो मकबूलियत की वजह है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों में जो अपना नया लहजा दिया है उसने, तो ये पाकिस्तानी होने पे फख्र होगा हमें। यकीनन ये दौर भी चला जाएगा, इंशाल्लाह हालात सेट हो जाएंगे, सबको समझ आ जाएगी। हो सकता है जो इनको करप्ट कहा जाता है
वो भी शायद मैं कहता हूँ उनको होश आना चाहिए। क्या पता, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3 आदमी मिलके अगर मुल्क का सारा कर्जा उतार के, खुदा की कसम इमरान खान से ज्यादा लोग उन्हें सर पे बिठाएंगे। अगर जो करप्शन की भी है, ले मेरा वतन प्यारा है, हम एटलीस्ट एक्सेप्ट ही कर लेना, कुछ नहीं करे तो मान ले भाई कि चले हमने किया। उन्हीं की दौलत से 1.5 साल तो निकल जाएगा। 1.5 साल तो कल को अगर सियासत में आना हो आपको तो आप कभी सोच मैंने सकती हैं। सोचा था, लेकिन ये जो जलसे वलसे होते हैं ना, उसमें मुझे बड़ा डर लगता है। आप उस पार्टी में जाएं जिनका झंडा बड़ा है। झंडे क्या देखें? ये इसका क्या मतलब? यार ये पूरा पकड़ के खड़ी होंगी ना। हाँ मेरा यही काम रहेगा, मैं आवाम की खिदमत के लिए आऊंगी, झंडा पकड़ने नहीं आऊंगी। हाँ यार पहले तो झंडा ही पकड़ना पड़ता है। झंडा जो है ना डंडे के बगैर बेकार है। हाँ ये तो है। देखिए मसला ये है कि जलसे जुलूस जो होते हैं ना, मुझे उसमें बड़ी घबराहट होती है। मैं थोड़ी सी उसमें हूँ ज़रा, मेरे साथ एक मसला है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अब सियासत आपको करनी है तो आपको आवाम में निकलना होगा, हर तरह के लोगों से मिलना होगा। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आप एक शेल्फ में बैठ के नहीं कर सकते सियासत। आप अगर लोगों आप में शोज जाना भी है। करती हैं, शो इतने लोगों के बीच में शोज करना, परफॉर्म करना, अपने बहुत सारे कॉमेडी शोज भी किए हैं। वो तो बचपन से करती आ रही तो हूँ ना, फिर ट्रेन हो गई हूँ फिर ना। इतने लोगों के बीच में आपको कैसे मैंने समझाया था कि भाई कॉमेडियन की उम्र लंबी होती है। आप अगर कॉमेडी रोल करेंगी तो आप तो देर चलेंगी। वो तो नेचुरल है ही हीरोइन ना, तो nature बंदा में ही है। उस 2-4 बंदों को हीरोइन पे लगा के बस उसके बाद खत्म हो जाता है। नहीं, लेकिन आपकी बात पे मैं सोचूंगी जरूर इस चीज के बारे में। लेकिन जरा हालात सही हो जाए। अभी तो अखाड़ा बना हुआ रहता है ना हर वक्त, पता नहीं जाओ जख्मी हो जाओ, कोई चोट लग जाए, कुछ अटैक हो जाए आपके ऊपर, तो सेफ्टी इश्यूज है ना। खूबसूरती भी तो नहीं खराब करनी कुछ। एक्टिंग कैसी चल रही है ये बताएं। एक्टिंग ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि होस्टिंग, इवेंट्स वगैरह, इवेंट होस्टिंग, वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही हैं। सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? होस्टिंग। होस्टिंग में? होस्टिंग बोलना। नहीं ना मत बताएं। क्या खाना बोलेंगे आप? नहीं मजाक करने में मजा आता है। मजाक करते हैं। मुझे कोई लंबा, कोई पतला, कोई मोटा मिल जाए तो फिर बस गए। नहीं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें ब्रेक लगा देनी चाहिए, है ना। तो एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात खुशियाँ। अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खुशियां अब तक, जो कि अब तक टेलीविजन की ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात है। और मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलीम आफरीदी साहब और आमना करीम साहब। मैं तो खुशियाँ अब तक जो है ना वो मुझे रास आया। रास है क्योंकि अब तक पे जब तक खुशियाँ मनाते रहेंगे, खुशियाँ अब तक पे ये हमारे साथ ही रहेंगी। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ, वैसे पिछला भी हमारा शो बड़ा अच्छा जो था खुशी होती है ना बचपन मुझे, से। आप पूछें काश ये थिएटर करे, हाँ ना। बहुत हाईलाइट। थिएटर किया नहीं इसने आमना ने कभी आपके साथ? नहीं, इन्होंने जो काम किए थिएटर की तरह किए, टॉक शो और ये अच्छा पब्लिक भी बैठी अच्छा एक्चुअली अब मैं जो हूँ, मैं आई एम डूइंग लाइक, मैं एक्सपो के साथ एसोसिएट रही हूँ, पाकिस्तान पवेलियन। हाँ, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे सेमिनार्स वगैरह करने का मौका मिलता है। मैं इनसे बिल्कुल एक अलग फील्ड में हूँ। आईटी पे बात करना, ड्राई टॉपिक, रियल एस्टेट पे बात करना। आप भी एक, हम मेरे साथ थे एक इवेंट में, लेकिन हमारी आई थिंक बहुत कम इंटरेक्शन है, आप जैसे एक दिन के लिए आए थे। तो वो एक बिल्कुल ड्राई टॉपिक है। ये कहते हैं कॉमेडी करो, अब मैं घर बेचने जाऊं, तुम आईटी पे बात करो, किसी हाँ। मुझसे मोबाइल पे बात कर लिया नहीं देखें, हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, उसमें मैं साथ में एक जोक लगा दूं, कैसे? अब सोचे कैसे करूं उसको मैं? मेरा ख्याल है मतलब है कि उस सब के साथ साथ आप कॉमेडी भी करें। आप कॉमेडी की में आप जैसी मतलब एक पर्सनैलिटी की, आर्टिस्ट की बड़ी जरूरत है। क्यों जी? हाँ जी, देखिए मोमो ने क्या कुछ नहीं कमा लिया। ना दिल पसीर, क्या बात है। प्रोड्यूसर सुन लो, डायरेक्टर सुन लो, आप तो सुन लो। इससे पहले बूढ़ी हो जाओ। हाँ, इससे पहले कि आंटी हो जाऊं, है ना। सुन लो। क्योंकि औरत ने आंटी कब हुई हमें पता तो बहुत देर में लगता है, हो चुकी होती है। अच्छा, टीवी पे वैसे ये बड़ा एक आम कॉमन है कि जैसे हम अगर टीवी कमर्शियल्स करते हैं
तो मेरे टीवी कमर्शियल में तब से बच्चे दिखाए जा रहे हैं जब से मेरी शादी भी नहीं हुई थी। Exactly. खवातीन जो हैं उनकी शादियां भी नहीं हुई हुई और वो 10-10 साल के बच्चों की माएं बन के टीवी में रोल प्ले कर रही होती खान ने है। एक दफा टीवी ये में एक कहा अलग एज था, होती है। 2009 में मैं उससे ड्रामा कर रही थी, मैं उनके साथ हीरोइन थी, तो उन्होंने ये कहा था कि देखना ना तुम अम्मा और भाभियों के कैरेक्टर कर रही होगी, मैं तब भी हीरो आ रहूंगा। और आज ये बात मुझे सच लग रही है। एहसन खान ने स्टिल 2009 से टिल नाउ वो भी तक है। और दूसरा ये कि अभी भी देखे माशाल्लाह हीरो आ रहे हैं, उस वक्त भी हीरो आ रहे थे, उससे बहुत पहले से भी आए थे, फ्रेंड्स भी कर रहे हैं वो। और उनके भी इस तरह का फेस है कि एज नहीं लगती। हाँ, और इंक्लूडिंग ये नहीं कि आपके शो में बैठी हूँ तो बटरिंग कर रही हूँ, इनका भी यही है प्लस पॉइंट। किनका? आपका। किसका? हाँ, उम्र नहीं लगती। मेरा? जी। क्या बात कर रही हैं? मेरी अभी उम्र ही क्या है? अब जस्ट है भी नहीं और लगती भी नहीं है। दोनों चीजें। मैं तो मानूंगा आप दोनों मेरे बड़े हैं। अच्छा, ओके। कद में। इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था आई थिंक, है ना? एयर बाय वाला बात ये फर्स्ट कि आमना जो है ना, आमना से जब सामना हुआ था मेरा, तो वो काफी पुरानी बात है। उस वक्त मैं भी स्ट्रगल के दौर में था। अभी 12, 13, 14, 15, 16 2007, 8, 9 क्या? अच्छा। तो जब पहला दिन था इनका गालबन, तो उसके बाद से मैंने इनसे एक बात कही थी कि देखना तुम सारे हीरोओं के साथ काम करोगी, मैं आखिर वक्त तक इंतजार करता रहूंगा। ये भी सुन लो प्रोड्यूसर्स, कोई ड्रामा बना लो। देखिए हमारे हाथ में नहीं है, हम इतने अमीर नहीं है कि हम सेल्फ फाइनेंस करें। अच्छा, नहीं आप काम करना तो चाहती हैं, आप इसका मतलब टीवी में काम I करना। wanted to work, लेकिन मुझसे भागा नहीं जाता काम के पीछे। क्या कोई मिजाज बदल गया काम करने का? हाँ, एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं ना कुछ हमें। यार काम किसी हल्के शख्स को भगा दो काम के पीछे, आप इंतजार करो। काम के लिए तो बहुत करना पड़ता है। ये बात सही है। नहीं मैं आपको करनी बताऊं, पड़ती है। नहीं मेरा जो रीज़न है ना, मेरा ये हो गया है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में ना मैंने खुद को इंडल्ज कर दिया। अब मैं सोचती हूँ, मुझे जैसे रियल एस्टेट भी चल रहा है, साथ साथ इवेंट्स चल रहे हैं, मुझे लगता है ये भी मेरे ही मीडिया का लिंक है। क्योंकि आज मैं वहाँ भी अगर खड़ी हुई हूँ तो आमना करीम है वहाँ पे, तो वो मेरे ही इस नाम की वजह से समझे मैं आगे एक स्टेप बढ़ी हूँ। तो जो बेसिक एक्टिंग है या मीडिया है वो तो कहीं जाएगा ही नहीं ना। फिर दूसरा मुझे ऐसा लगता है ये मेरी बड़ी अपनी फील्ड है कि जैसे कि अब से मेरी बात हुई 1 महीने पहले, कब हुई थी, शायद रमज़ान से पहले, कि मैं शो करेंगे, अच्छा बताइएगा, आपने बोला और आपने याद रखा। ये जो दोस्तों के जेस्चर्स होते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हम जब चाहेंगे आ जाएंगे, मिल लेंगे आप लोगों से। अच्छा, ये बड़ा सलीम भाई, अच्छा मैं लगता आमना है। की ना एक बात, मतलब जिस तरह मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा। जैसे वो इस फील्ड में एक्टिंग के लिए आई, हाँ। ठीक है, और उन्होंने इसी फील्ड से जुड़े हुए मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें वो काम कर रही हैं, और वो स्क्रीन पे ही काम कर रही हैं। तो बट कहीं ना कहीं वो एक्टिंग वाला जो है ना, वो एक अंदर उन्हें वो बुनियादी चीज़ है। देखिए मेरा भी ये है कि मैं भी शोज से ही मेरा ताल्लुक है, स्टैंड अप कॉमेडी या होस्टिंग कर रहा होता हूँ प्राइवेट कंपनीज के, कारपोरेट, तो हम वहाँ बिजी होते हैं। वो ज़ाहिर है वो मीडिया में तो नहीं आता, लेकिन काम तो हमारा चल रहा है। लेकिन और लोग पूछ रहे थे क्या कर रहे हो आजकल, नजर नहीं आ रहा बहुत दिन से। ये चीज़ ये होता है, अब उसके लिए काम जरूरी है, लगातार आना जो जरूरी है। आपके फैंस होते हैं ना, लेकिन वो अब देखना एक चाहते चैनल पे आए तो काम नहीं चलता। कम से कम एक वक्त में 5 चैनल पे आ रहा हूँ, जिसमें से एक चैनल वो बड़ा चैनल हो गई। अरे सब छोड़ें, टिकटॉक पे आ जाएं, एक वीडियो बना लें, किसी भी लोग बड़े टिकटॉक सेलिब्रिटी तो- से ज्यादा आप आ जाएंगे। हाँ, ये भी कमी है। बहुत ये लोग बड़ी टिकटॉक tragedy पे हो पूरे गई नहीं है। आ रहे। हाँ, पूरे नहीं आ रहे, पूरे नहीं। मकसद फुल फ्लैश आए ना, रोज एक अच्छा, टिकटॉक ठीक आने। है। पूरी देख स्ट्रेंथ लें के साथ। आप लोग, साजिश हो रही है अभी भी, ओपोजिशन रेगुलर हो, अगर सोशल मीडिया पे रेगुलर हो जाए फिर आपको किसी मीडिया की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। हाँ, आप जहाँ भी काम करें, आप किसी इवेंट पे जाएं, किसी शादी पे जाएं, किसी सालगिरह पे जाएं, तब भी आपके जो चाहने वाले हैं, आपके वो आपको जो पहचान मद्दा लेते होते हैं। हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, वो लेकिन आपको फॉलो फिल्म कर एक रहे बात होते आप नोट करें, आजकल सबसे बड़ा अजीब सीन हो गया है पर्सनल रिलेशंस में भी, फ्रेंड्स में भी। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? अच्छा तुम्हारे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स। यानी फॉलोअर्स हमारा कैरेक्टर जज करेंगे, फॉलोअर्स हमारा फेम जज करेंगे। मतलब मेरा फैन वो भी तो हो सकता है जिसके पास इंस्टाग्राम हो ही ना। तो ये कितना दुख की बात है कि हमने पैरामीटर्स कैसे बना दिए हैं फेम के। वो एक अच्छा, चलिए आप फील्ड में एक बात बताइए, क्या ये फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं? लोगों ने खरीदे हुए हैं हमारी फील्ड के लोगों खरीदे ने? जाते हैं, इनफैक्ट वेरीफाई किया जाता है लाखों रुपए में। जो अकाउंट वेरीफाई हो रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये बड़ा ऑथेंटिक बंदा है या इसकी प्रोफाइल बहुत हाई लेवल है। ये नहीं है, कोई भी एक सर्टेन अमाउंट दे के आप ब्लू टिक ले सकते हैं। बात ये है कि खरीदे जाते हैं, लेकिन वो तो झूठ तो जाहिर हो जाता है।
अब जैसे टॉप ट्रेंड चला ट्विटर पे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला, तो उसके पैरेलल और भी मुख्तलिफ ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई। और मुख्तलिफ और भी शख्सियात हैं जिनके बेशुमार फॉलोअर्स दिखाए गए, लेकिन जब आपकी वो चीज़ आ रही है तो आपको तो वही 150 आदमी देख रहे हैं, मतलब जो रियल है वो सामने आ जाती है। हाँ, तो और बाकी ये फॉलोअर्स जो थे ये क्या थे, तो ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। मेरा भी, मैंने चैनल अपना जब सलीम आफरीदी डिजिटल स्टार्ट किया तो मैंने कहा रियल तरीके से जिस तरह बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की बात ही और होती है। अच्छा सॉरी, टॉपिक से हम बहुत ज़्यादा हट गए। मैं इनका सलीम आफरीदी डिजिटल के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपका वो चैनल जो आप गुज़श्ता कई सालों से बड़ी ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो आप किए जा रहे हैं, उस पे आपको क्या फीडबैक आ रहा है? जरा थोड़ा सा फीडबैक तो आता है, लेकिन हुआ ये कि वो मुस्तकिल मिजाजी वाला आंसर रहा नहीं। कोरोना आ गया, उसके बाद वाक़यात ने बीच में एक ऐसा, क्योंकि हम माशरे के साथ जी रहे होते हैं। ज़माने में जो चल रहा था, कोरोना जब स्टार्ट में आया तो सोशल मीडिया पे एक बड़ी कंपनी से मुआहदा हुआ था, वो एक अपना टॉक शो कर रहा था, वो बड़ा ज़बरदस्त, तो उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो लेकिन वो कोरोना आ गया, फिर हालात वहाँ कॉमेडी करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा, हो ही नहीं रहा। नहीं, ये कितना मुश्किल पता है, एक खौफ की फिजा शुरू में जब कोरोना आया तो उसके बाद घर पे कर ले, लेकिन अल्लाह का करम ये है कि अब मैंने घर पे भी लोकेशन बना ली है, स्टूडियो बना लिया। कुछ लोगों के तो कारोबार चल गए कोविड से। हाँ, ईद के बाद फिर सोशल मीडिया बनाया है अकाउंट्स। हाँ जी, तो मैंने अपना स्टूडियो बनाया है, तो उस पर इंशाल्लाह करूँगा मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम, और घर में ही बनाया गया। घर बैठे आजकल तो कुछ कर सकते हैं। ये भी सही है। घर बैठ के काम करने का एक नुकसान ये होता है कि आपको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। सही बात है, लेकिन घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता काम का। ये मौका इनको निकाल लेता है, ये मौके तो नहीं निकालते, ये मौके से भी निकलनी बात मामूली निकलना भी नहीं है। मेकअप रूम में फोन आ रहा है किसी का, और क्या आपको ऐसा ना किसी फैन का फोन तो हाँ देखा, मेकअप रूम में भी हम सुन रहे थे। माशाल्लाह इनकी फैंस जो है ना, इनको तंग करती रहती है। अच्छा आमना, मशहूर आदमी, ये बताइए कि ईद के, मतलब जिस तरह हम ईद के ये दिन है, तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम, मतलब आप क्या समझती हैं कि किसको मिलना जो है ना वो लाजमी है? आप यहाँ या इन लोगों को नहीं मिलेंगी तो आपकी ईद जो है वो अधूरी हो जाएगी। मैं ईद की सुबह कब्रिस्तान जाती हूँ, फातिहा पढ़ने, अपनी वालदा की कब्र में। That's the most essential thing। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनसे पहले जो ईद होती थी मेरी, वो बिल्कुल अलग होती थी। मतलब वो तो फिर आए रिलैक्स और सब, ये है कि मामू की फैमिली, इसकी फैमिली, उसकी फैमिली, मुलाकात। लेकिन अब वो ईद की बात ही नहीं है, वो एक शुरुआत ही इस तरह से होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल होने में। फिर उसके बाद मेकअप करना बहुत ज़रूरी है, तैयार होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक मेरा फ़ोटोशूट का टाइम होता है, ये आज मैं बता रहा हूँ। लोग कुछ एक्टर्स होते हैं पहले भी पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं, मैं ईद के दिन पिक्चर्स क्लिक कराती हूँ। मैं फोटोग्राफर ढूंढती हूँ, फिर मैं उसको किसी लोकेशन पे लेके जाती हूँ, नो मैटर व्हाट। वो आखान हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो कोई भी जगह का पार्क हो सकता है, और ईद के दिन एक औरत, उसका मेकअप आर्टिस्ट और एक फोटोग्राफर, ये तीन लोग पागलों की तरह घूम रहे होते हैं पिक्चर्स खींचने के लिए। उस दिन जेल रोड का एरिया है, पार्क हरा भरा लग रहा होता है। हरा भरा लग रहा है, बस थोड़ा नीचे करें, नीचे करें हाथ को, क्योंकि इनके पीछे रश इतना आ जाता है। नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, सब बिजी होते हैं। लड़की का वाकया नहीं पता। नहीं ना, ऐसा नहीं होता यार, मैं ऐसे पार्कों में नहीं जाती हूँ। अच्छा, अब जेल रोड के पास खड़ी हूँ मैं, रोड पे गाड़ी जा रही है, मैंने रोक दिया जेल से। हाँ हाँ, कौन होती ना रुको रुको रुको, ये जगह बहुत अच्छी ग्रीनरी है, यहाँ पिक्चर्स खींचते हैं। क्या हो गया आपको, फोन है, ये मोबाइल सब चीज़ें। मगर नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पिक्चर्स बनाएंगे। पिक्चर्स बना ली, 2 टिकटॉक बना ली, वीडियो बना ली, मटेरियल जमा। लेकिन मैडम ने अपलोड करनी है एक तस्वीर, और 2-3 घंटे का मटेरियल जमा हो जाता है। लेकिन वो एक बड़ा, जब से ये हुआ है ना ट्रेंड, एक बड़ा मजा आ गया है। बाकी काम लेट हो जाते हैं, ये बात अलग है। लेट हो जाते हैं। कोई क्या हो गया? खाना वगैरह पकाती हैं, कोई मेहमानों को दावत देती हैं, वो कौन से दोस्त हैं जिनको घर पे आप दावत देती हैं कि आए मेरे साथ खाना खाएं? अरे आप आए, मोस्ट वेलकम। कौन से वाले हैं भाई, वो हमें तो बताएं आप। देखिए, मैं खाना, मुझे आता सब है बनाना, मैं बनाती नहीं हूँ, ये बात अलग है, लेकिन ओकेजन्स में बनाती हूँ। ईद बकरीद में बनाती हूँ। अच्छा। बिरयानी और बड़े बड़े जैसे टिपिकल खाने होते हैं ना, खीर, बिरयानी,
और एक दफ़ा मैंने एक पेज था, फूड ग्रुप था, मैंने उसमें डाल दिया शीर खोरमा कोई डिलीवर कर सकता है घर पे। इतने मुझे ताने दिए हैं ना लोगों ने, बहन घर में नहीं बना सकती हो तुम शीर खोरमा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम कल को बोले कि ब्रेड में बटर लगाने के लिए भी कोई डिलीवर कर दे हमारे घर पे उचित। चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ कि इन दिनों में जो वक्त निकालना होता है वो कोई मामूली बात नहीं है। आप तशरीफ लाए, अल्लाह करे ये वक्त बहुत अच्छी तरह से निकल जाए जो पाकिस्तान हमारे वतन पे आया हुआ है। और मेरी नज़र में एक चीज़ इमरान खान की गलत लगती है मुझे। बताइए। वो कहते हैं वज़ीर आज़म की हैसियत कौम के बाप की सी होती है, वो उस पर अमल भी कर रहा है वो, लेकिन सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, हर इदारे का सरबराह को इस तरह सोचना चाहिए कि मैं कौम का बाप हूँ। चाहे वो कोई भी इदारा हो, हमारे जो अदालती इदारे हैं या तो हर इदारे का अगर सरबराह समझे कि मैं इस कौम का बाप हूँ, मुझे इस कौम ने इस ओहदे में बिठाया है, मैंने सिर्फ इसी के लिए सोचना है, तो फिर कोई मुदाखलत, कोई साजिश मुदाखलत नहीं हो सकती। बाकी बातें ना हम प्रोग्राम की बात करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत लेती, आई थिंक हमें ईद के 3 दिन चाहिए मुझे, और इनको जब आप बुलाएं तो हमें डेली बुला दें आप बस। थैंक यू सो मच आमना, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आप मजीद जो है वो कामयाबियां समेटें और बहुत ज़्यादा काम करें, जिस तरह आप चाहती हैं उस तरह काम करें। सर थैंक यू सो मच। फैला के काम ईद का ये जो खूबसूरत दिन है, इसमें हम रिश्तेदारों से मिलते हैं और अपने बुज़ुर्गों के पास जाते हैं मिलने के लिए, मगर वो लोग जिनके बुज़ुर्ग इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनसे उनकी कब्रों पे मिलने जाते हैं, हम सब जाते हैं। तो इस चीज़ को इस तरह हमें लेना चाहिए कि पिछले साल जो लोग ईद पे थे, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इस ईद पे हमारे साथ नहीं हैं। इस साल हम लोग और हमारे साथ जो लोग हैं, हो सकता है कि अगली ईद पे हम या हमारे साथ जो लोग हैं वो हमारे साथ ईद पे ना हो। तो जब किसी से गले मिलेंगे ना ईद के हवाले से, तो सारी रंजिशें भुला के गले मिलना चाहिए। यही वो पैगाम है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़हीम अब्बास को और इस ख़ुसूसी नशरियात की टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।